HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, HDFC कैटेगरी की वन ऑफ द मोस्ट परफॉर्मिंग स्कीम। ये काफी पॉपुलर है क्योंकि अगर हम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इसके देखें तो वो लगभग 70,000 करोड़ के आसपास है, जो इसकी कैटेगरी में सबसे ज्यादा है। आज हम इस स्कीम के ऊपर स्टडी करेंगे डिटेल में, अलग अलग पैरामीटर्स को देखेंगे, जैसे कि इस फंड का ओवरव्यू, इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस, इस फंड को कंपेयर करेंगे इसके कंपेटिटर्स से, फिर इसके फंड मैनेजर्स के बारे में बात करेंगे, इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसी है, इस फंड के पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनीज हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। क्योंकि अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको अगर पता होगा तो आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विथ विजन। चलिए शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पे दोस्तों आप देख सकते हो HDFC AMC की तरफ से हमें यह स्कीम ऑफर्ड होती है। स्कीम का नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहले बात करते हैं इसका ओवरव्यू के बारे में, जिसमें हमें ये देखने के लिए मिलता है कि ये जो फंड है ये एक मिड कैप कैटेगरी का है। इसके कारण इसका जो 65% ऑफ एलोकेशन जो होता है वो मिड कैप स्टॉक्स में होगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मिनिमम एक्सपोजर ऐसा होता है कि 65% आपका मिड कैप स्टॉक्स में होना चाहिए। द स्कीम में ऑल्सो सीक पार्टिसिपेशन इन अदर इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज टू अचीव ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। तो 65% कंपलसरी इन्हें होता है कि मिड कैप स्टॉक्स में ही आपको इन्वेस्ट करना है, और बाकी का जो पैसा होता है वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से इन्वेस्ट करता है अक्रॉस डिफरेंट इक्विटी एसेट्स। अब काफी सारे लोग अपने जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है वो पढ़ना भूल जाते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जरूर एक बार पढ़ ही लेना। इस स्कीम का एम है कि वो एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाए मिड कैप कंपनीज के साथ जिसमें रीजनेबल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हो। दूसरा, उनका एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ यानी कि जो बैलेंस शीट वगैरह है वो अच्छी खासी स्ट्रांग हो। तीसरा है सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स हो, यानी कि लॉन्ग टर्म में जो मॉडल्स अच्छा कर सकते हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ जिनमें दिखाई देती है, उनमें इन्वेस्ट करेंगे। और चौथा, जिन वैल्यूएशंस पे इन्वेस्ट करेंगे वो भी बहुत ही जरूरी होने वाला है, क्योंकि उसी से ही कैपिटल अप्रिसिएशन होगा। तो यहाँ पर अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे अपने स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो आपको समझ जाएगा कि ये स्कीम कैसे इन्वेस्ट करने वाली है, आपका पैसा कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगी, और फिर आप आपके हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा टेक्निकल्स समझ लेते हैं। तो ये स्कीम किन लोगों के लिए अच्छी है? तो यहाँ पर तो लिखा है कि 3 ईयर्स एंड अबव, पर अगर आप कोई भी मिड कैप स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मिनिमम 5 ईयर्स का तो भी ड्यूरेशन पकड़ कर ही चलना चाहिए, तभी आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देखने के लिए मिलेंगे। पर इस फंड के मुताबिक यहाँ पर इन्होंने लिखा है 3 ईयर्स एंड अबव अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन होगा तो आप जरूर इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। इंसेप्शन डेट देख लेते हैं, यानी कि कब ये स्कीम जो है वो शुरू हुई थी। तो 1 जनवरी 2013 लिखा हुआ आता है, पर ये जो स्कीम है वो उससे भी पुरानी है। 2007 में ये स्कीम जो है वो शुरू हुई थी। मिनिमम SIP हम देख लेते हैं। मिनिमम SIP है 100 रुपीज़, तो मात्र 100 रुपीज़ से आप इसमें SIP आपकी शुरू कर सकते हो। रिस्कोमीटर यानी कि जो हमें ये बताता है कि इस पर्टिकुलर स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कितना ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। ये एक मिड कैप स्कीम है दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क इसमें इन्वॉल्व रहने वाला है। तो यहाँ पर रिस्कोमीटर भी दिखा रहा है वेरी हाई रिस्क। तो दोस्तों आपको आपके रिस्क पैरामीटर के हिसाब से आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए अगर आप कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, कोई भी रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। फिर इसका बेंचमार्क हम देख लेते हैं। बेंचमार्क यानी कि वो इंडेक्स जिसके हिसाब से इसका परफॉर्मेंस हम गेज करते हैं। यानी कि अगर हमको ये देखना है कि ये जो फंड है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बुरा परफॉर्म कर रहा है, तो वो हम किसके हिसाब से देखेंगे? वो हम देखेंगे इस पर्टिकुलर इंडेक्स के हिसाब से। तो निफ्टी मिड कैप 150 का जो TRI यानी कि टोटल रिटर्न्स इंडेक्स है, उससे हम इसको कंपेयर करेंगे। तो डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो आप देख सकते हो 0.89% पर एनम। एक्सपेंस रेशो यानी क्या? एक्सपेंस रेशो यानी कि वो फीस जो आपसे हर साल ली जाती है, क्योंकि आपके फंड्स ये लोग मैनेज कर रहे हैं, तो आपके फंड्स मैनेज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस रहते हैं। तो वो एक्सपेंसेस कवर करने के लिए ये आपसे एक फीस लेते हैं, तो वो 0.89% पर एनम होती है, और ये आपसे डायरेक्टली नहीं ली जाती, आपका जो NAV होता है उसमें से ही ये डिडक्ट किया जाता है। फिर एंट्री लोड तो अभी फिलहाल के लिए बैन हो गया है। और लॉक इन यानी क्या? लॉक इन यानी कि आप आपका पैसा क्या एक पर्टिकुलर पीरियड तक नहीं निकाल सकते, उसे ही हम लॉक इन पीरियड कहते हैं। अगर आपको ELSS फंड्स पता होंगे तो ELSS में 3 साल का लॉक इन होता है, जिसमें आप 3 साल तक आपका पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, पर एग्जिट लोड जरूर होता है। एग्जिट लोड को समझ लेते हैं दोस्तों। तो एग्जिट लोड एक ऐसी पेनल्टी होती है जो आपसे चार्ज की जाती है इन केस अगर आप आपके पैसे एक स्पेसिफिक पीरियड के पहले अगर विड्रॉ कर देते हो। तो वो जो
स्पेसिफिक पीरियड होता है वो अलग अलग स्कीम्स के लिए अलग अलग होता है और एग्जिट लोड भी अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्जिट लोड 1% है अगर आप 1 साल के पहले पहले अगर आप आपके यूनिट जो है वो रिडीम कर लेते हो। और एसआईपी के केस में भी आपको ध्यान रखना है कि एसआईपी में अगर आप फरवरी 2024 में कोई अगर एसआईपी करते हो तो उस मंथ में आपको यूनिट्स मिलेंगे, तो उन्हें 1 साल कब होगा? फेब 2025 में। अगर आप जनवरी में खरीदते हो तो उनको 1 साल कब होगा? जनवरी 2025 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने जनवरी में एसआईपी शुरू की थी तो जनवरी 2025 में अभी 1 साल तो हो गया है तो आप दिसंबर वाले जो यूनिट्स है उनको भी 1 साल हो गया है, ऐसा नहीं होता। और उसी केस में आपसे एग्जिट लोड नहीं लिया जाएगा जिन पर्टिकुलर यूनिट्स पे 1 साल से ज्यादा हो गया है। अगर 1 साल से कम है तो उसमें 1% एग्जिट लोड आपसे लिया जाएगा। और 1 साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं और स्टडी करते हैं इसके पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में। ऑब्वियसली पास्ट परफॉर्मेंस हमें कोई भी फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देता है, पर हम आइडिया लगा सकते हैं कि पिछले मार्केट साइकिल्स में इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। तो 1 साल का देखते हैं हम। 1 साल में इस फंड ने लगभग 4.5% के आसपास रिटर्न दिया है और इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसने 5.5% के आसपास रिटर्न्स दिए हैं। तो 1 साल में तो ये अंडर परफॉर्म किया है। और अगर आप कैटेगरी के हिसाब से देखें तो कैटेगरी को इसने बीट किया है पर बेंचमार्क इंडेक्स को इसने बीट नहीं किया है। 3 साल का अगर हम देखेंगे तो इसने बेंचमार्क को बीट किया है, 5 साल में भी ऑलमोस्ट बीट किया है, 7 साल में भी किया है और 10 साल में भी अगर आप देखोगे तो इसने बीट किया है। यानी कि ये फंड जो है वो अक्रॉस टाइम पीरियड अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए आया है, जो कि एक अच्छी बात है। रैंक भी आप देख सकते हो, 5 साल के इसमें 5th नंबर पे है, 7 ईयर के इसमें 9 नंबर पे है और 10 ईयर के इसमें 5th नंबर पे है। तो ऑलमोस्ट हम ये कंसिडर कर ही सकते हैं कि टॉप 5 फंड्स में इस पर्टिकुलर कैटेगरी में ये फंड आज भी खड़ा है। आगे बढ़ते हैं और अब इस फंड को हम कंपेयर करेंगे इसके कंपटीटर से। तो 2 फंड मैंने चूज किए हैं जो इसके कंपटीटर्स हैं। एक है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो कि इसी कैटेगरी के अंडर आता है और दूसरा है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज को निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के साथ। तो आप देख सकते हो इसका कलर जो है वो पर्पल कलर के आसपास है और ये जो एचडीएफसी का है हमारा वो ब्लू कलर के आसपास है। तो कोविड के टाइम से 5 सालों का डेटा हमने लिया है कि कैसे परफॉर्मेंस इस स्कीम का रहा है। तो आप देख सकते हो कंसिस्टेंटली ब्लू और पर्पल लाइन आपको बहुत ही क्लोज दिखेगी। तो यानी कि ये जो 2 फंड्स है वो बहुत ही सिमिलर परफॉर्मेंस दे रहे हैं पिछले 5 सालों में। और वही अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का देखोगे तो पिछले 1 साल में इसने आउट परफॉर्म किया है इन दोनों फंड्स को। पर अगर आप पिछले 5 सालों से देखोगे तो सिमिलर रिटर्न्स आपको इन तीनों स्कीम्स में देखने के लिए मिलेंगे। पर जुलाई 2024 से लेकर तो अभी तक मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप फंड है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको चाहिए कि मैं मोतीलाल ओसवाल पर भी ऐसा सिमिलर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो इसके कंपेटिटर्स के अक्रॉस भी ये फंड ठीक ठाक ही कर रहा है, ऐसा नहीं है कि टॉप पर है, पर पिछले 5 सालों में अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसा तो चलते ही रहता है कि एक स्कीम किसी एक पर्टिकुलर साल में अच्छा करेगी, एक पर्टिकुलर ईयर में शायद थोड़ा अंडर परफॉर्म कर जाए, पर उससे ये नहीं हम बोल सकते कि ये फंड बुरा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अभी रिस्क रेशोज की और पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो की। तो आपको मैं समझाऊंगा कि ये रेशोज कैसे देखना है और क्या क्या इनका मतलब होता है। सबसे पहले स्टडी करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन की। स्टैंडर्ड डिविएशन आपको ये बताता है कि ये फंड का परफॉर्मेंस अपने हिसाब से कितना डिविएट करता है। तो ये एक वॉलेटिलिटी बताने वाला फैक्टर है। तो अपने कैटेगरी के हिसाब से कैटेगरी एवरेज इसका 15.1 है और इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है 14.69, यानी कि कंपेयर टू इट्स कैटेगरी ये फंड थोड़ा कम वॉलेटाइल है। बीटा भी आपको यही बताता है कि वॉलेटिलिटी कितनी है। तो बीटा कंपेयर टू मार्केट मूवमेंट आपको ये बताएगा कि आपका फंड कितना वॉलेटाइल है। तो कैटेगरी एवरेज 0.89 है और इसका बीटा जो है वो 0.87 है। तो ये भी कम है, यानी कि यहाँ पर भी हमें यही समझ में आता है कि ये लो वॉलेटाइल है। शार्पी रेशो आपको ये बताता है कि कितने बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपको ये फंड प्रोवाइड कर रहा है। तो कैटेगरी एवरेज से तो अच्छा ही आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देखने के लिए मिल रहा है। ट्रेनर्स रेशो अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आपको कैटेगरी एवरेज से अच्छा ही देखने के लिए मिलेगा। जेनसेन अल्फा आपको ये बताता है कि कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क ये फंड कितना अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो 0.02 ही कैटेगरी एवरेज है और यहाँ पर 4.33 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो की बात कर लेते हैं। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो यानी कि ये फंड 1 साल में कितना अपना पोर्टफोलियो चर्न करता है, यानी कि कितनी बाइंग ज़्यादा करता है, कितनी सेलिंग ज़्यादा करता है, अपने स्टॉक्स को कितनी बार बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, एलोकेशन कम ज़्यादा कर रहा है या अलग अलग स्टॉक्स में एग्जिट ले रहा है या एंट्री कर रहा है। तो ये सारी जो चीज़ होती है वो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो के अंदर आती है। तो टोटल टर्नओवर रेशो अक्रॉस इक्विटी, डेट और डेरिवेटिव
लगभग लगभग 28% के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा है। यानी कि कम पोर्टफोलियो चर्न है, यानी कि लो पोर्टफोलियो चर्न रेशो हमें ये बताता है कि इस फंड में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते फ्रीक्वेंटली। वही अगर आप क्वांट मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो देखोगे तो वो बहुत ही इससे कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर पोर्टफोलियो में फ्रीक्वेंटली चेंजेस किए जाते हैं। पर ये चीज़ फंड टू फंड डिपेंड करती है, क्योंकि अलग अलग एएमसीज की अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है। आगे बढ़ते हैं और इसका एसेट एलोकेशन स्टडी करते हैं। 92.5% के आसपास इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स है और 7.53% के आसपास कैश होल्ड कर रहा है ये फंड। जायंट कैटेगरी में 1.18% का एलोकेशन है, लार्ज कैप में 34.40 है, मिड कैप में लगभग लगभग 60% के आसपास है, स्मॉल कैप में 5.43% के आसपास एलोकेशन है। फंड की स्टाइल आप देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसी है, तो ब्लेंड है, यानी कि ग्रोथ कंपनीज में भी ये इन्वेस्ट करते हैं और वैल्यू कंपनीज में भी ये इन्वेस्ट करते हैं, और मेनली एक मिड कैप स्कीम है तो मीडियम कंपनीज में ये ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो स्क्वायर है ये सेंटर में इसका फॉर्म होता है। नंबर ऑफ स्टॉक्स आप देख सकते हो 78 है, यानी कि 78 स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो में है, जिसमें से टॉप 10 स्टॉक्स में इनका 31.21% का पोर्टफोलियो एलोकेशन है। तो बाकी का अगर आपको डेटा देखना है तो आप देख सकते हो। टॉप 10 कंपनीज को आपको जरूर स्टडी करना चाहिए, जिससे आपको ये पता लग सके कि कौन सी कंपनीज है इसके टॉप 10 होल्डिंग्स में। तो ये इंडियन होटल्स का आप देख सकते हो लगभग 3.77% एलोकेशन है, वैसे ही मैक्स फाइनेंशियल, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। तो ये इस फंड की टॉप 10 कंपनीज है। अब बात करते हैं दोस्तों इस फंड के फंड मैनेजर्स की। अब काफी ज्यादा लोगों को ये पता ही नहीं होता कि इस फंड का फंड मैनेजर कौन है और उसकी हिस्ट्री क्या है। अल्टीमेटली आपका पैसा कहां पर लगाना है ये डिसीजन कौन लेता है, तो वो लेता है आपका फंड मैनेजर। तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो उनके बारे में जरूर होना चाहिए। तो इस फंड के फंड मैनेजर है चिराग सेतलवत जी, और दूसरे जो फंड मैनेजर है वो है ध्रुव मुचल। तो एक फंड के मल्टीपल फंड मैनेजर्स भी होते हैं दोस्तों, जिसमें से ये जो स्कीम है उसको मेनली हैंडल करते हैं चिराग जी। ये स्कीम वो 2007 से चला रहे हैं। इसके अलावा भी स्कीम्स वो मैनेज करते हैं, जिसमें इस पर्टिकुलर स्कीम का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है तब से अच्छा ही रहा है। कंसिस्टेंटली इन्होंने ओवर द टाइम अपने बेंचमार्क को बीट किया है और इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड भी है, तो हम ज़रूर इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं इस फंड को लेकर। और यूं ही नहीं, ये फंड अपने फंड का वन ऑफ द मोस्ट परफॉर्मिंग फंड है, और इसी के साथ साथ वन ऑफ द टॉप एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ये फंड रखता है। अगर आपको इनके अंडर ये स्कीम का परफॉर्मेंस देखना है तो आपको HDFC AMC के वेबसाइट पर सारी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप अर्निंग।